Hello students, welcome to our class 5 of our 10 days rapid revision course. So students, सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैंने आपको कल प्रैक्टिस के लिए दिए थे उनके आंसर्स देख लो आप। यहाँ पे इनमें से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका 10 मीटर आएगा, हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल सॉरी। और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, तो इनके सभी के आपको प्रूफ करने थे। देन उसके बाद में मैंने एक क्यूमुलेटिव टेस्ट दिया था आपको, इनके सभी के मैंने आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम इजी क्वेश्चन है और बेटा ये सारे रिपीटेडली आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे बीपीटी है, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर है, मीन मीडियन मोड है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंफर्म आएंगे पेपर में 100% चांस है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बस ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो कल मैंने आपको बीपीटी थ्योरम करवाई थी यहाँ पे, उसकी सिर्फ मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी बेटा। जो बीपीटी थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट लिखवाई थी, तो आज हम इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पहले करेंगे, उसके बाद में आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीपीटी यहाँ पे याद रखोगे, कैसे इसको समझोगे। अगर आपने सही से इसको समझ ली तो बच्चों आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देखिए, बीपीटी और थेल्स थ्योरम को बेसिकली हम कई कई सारे मेथड से कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इसके, हम स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं आपको दो प्रूफ बताऊंगा इसके। तो अलाइन सेगमेंट, ये स्टेटमेंट मैंने आपको कल भी लिखवाई थी। अलाइन सेगमेंट which intersects two sides of a triangle parallel to third side parallel to the third side divides the two sides in the same ratio. इन द सेम रेशियो। तो यहां पर इसका हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। बीपीटी स्टेट्स दैट कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एबीसी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन सेगमेंट है डीई जो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को दो पॉइंट पे टच कर रही है, डी और ई पे, और ये जो इस ट्राइंगल की तीसरी साइड है बीसी, इसके पैरेलल है ये वाली साइड। तो बोला है कि ये जो डी और ई पॉइंट है ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है प्रूफ स्टार्ट करना है आपको। गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। गिवन में हम लिखेंगे कि जो डीई लाइन सेगमेंट है दिस इज योर पैरेलल टू बीसी लाइन। देन टू प्रूव लिखेंगे। प्रूव क्या करना है आपको, जो आपके ये एडी और डीबी जो रेशियो बनेगा दिस इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई ईसी, इस रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका टू प्रूव है। अब यहाँ पे हम मेथड 1 से इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखो मेथड 1 में करना क्या है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक एडी ट्राइंगल है और एक एबीसी ट्राइंगल है। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल देखो एक बार ध्यान से, क्योंकि डीई और बीसी दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो जो एंगल डी है ये बी के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और जो ई एंगल है वो आपका सी के बराबर होगा, और जो ए एंगल है ये आपका कॉमन है ही दोनों ट्राइंगल्स में। तो हमें ये पता है कि जो छोटे वाली ट्राइंगल आपको दिख रही है यहाँ पे एडीई ट्राइंगल, और जो बड़ी ट्राइंगल है एबीसी कंप्लीट, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही लिखेंगे, एज DE is parallel to BC, so अब डायरेक्ट लिखेंगे बेटा। मैं यहाँ पे आपको उतना ही सिर्फ लिखवाऊंगा जितना लिखने से आपको मार्क्स मिल जाए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है यहाँ पे। तो लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC।
ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हैं, सिमिलर हैं। अब अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं दोनों ये, तो इनके साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो इनकी साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। बड़े वाली जो आपकी ट्राइंगल है, इसमें ए बी साइड इसके कोरस्पोंडेंस में यहाँ पे क्या है, ए डी, तो ए डी लिख देंगे इज इक्वल टू, राइट साइड में आप देखोगे तो ए सी इसके कोरस्पोंडेंस में, मतलब बड़ी वाली ट्राइंगल की साइड ए सी, और ए सी के कोरस्पोंडेंस में आपके यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और लास्ट कोऑर्डिनेट ए ई, ये लिख लिया। अब लिखने के बाद में आप यहाँ पे दोनों साइड में 1 माइनस कर दो, सबट्रैक्टिंग 1, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये लाइन अगर आप ना लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे, ए बी बाई ए डी माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई माइनस 1, टेकिंग एलसीएम। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे आप तो ए बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस ए ई डिवाइडेड बाई ए ई। अब यहाँ पे जो ये ए बी माइनस ए डी है, इसको देखो ध्यान से, ए बी माइनस ए डी, इसका मतलब है कि ये आपका जो डी बी लाइन सेगमेंट है ये बचेगा आपका न्यूमरेटर में। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी कंप्लीट ए सी में से ए ई माइनस करने पे ई सी बच रहा है। तो यहाँ पे जो आपके लाइन सेगमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, ऊपर आपका आएगा डी बी, ऊपर आपका आएगा डी बी और नीचे आपका ए डी है। सिमिलरली राइट साइड में आपका आएगा ई सी और नीचे ए ई है। इसको अगर हम दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर लें, मतलब दोनों का रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो ये आएगा ए डी बाई डी बी और इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। यही आपको प्रूव करना है, देखो एक बार ध्यान से, यही आपको प्रूव करना है, बिल्कुल यही प्रूव करना है। सो दिस इज योर रिजल्ट, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ बीपीटी। एकदम सिंपल सा इजी क्वेश्चन, इजी प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है इसका, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1, ये हुआ मेथड नंबर 1। तो मेथड 1 तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इजी लगा होगा और समझ में आया होगा। मेथड 2 देखो कैसे करेंगे। मेथड 2 करने के लिए बेटा आपको यहाँ पे सेम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, एक एबीसी ट्राइंगल जिसमें एक लाइन है डी ई, ये जो डी ई है अगेन किसके पैरेलल है, आपका ये बीसी के पैरेलल है। तो यही यहाँ पे हम लिख लेंगे, स्टेटमेंट आपकी सेम रहेगी। गिवन में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे डी ई इज पैरेलल टू बीसी, एंड जो टू प्रूव है आपका, टू प्रूव यहाँ पे क्या है, वही आपका जो हमने वहां लिखा था ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। बेटा प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ही स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से जो डी पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ए ई पे। सिमिलरली जो ई पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ए डी पे, एंड डी को सी से ज्वाइन कर लो और ई को बी से ज्वाइन कर लो। आप इतना कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ड्रॉ और इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। मान लो ये M है और ये आपका N पॉइंट है। तो जो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो क्या है, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD। सिमिलरली जो यहाँ पे आपका आएगा ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AE एंड join D C एंड D E। इतना आपको काम करना है। अब देखो यहाँ पे हमें दो हाइट मिली है, एक EM और एक DN। तो जो इन दोनों हाइट्स का हम यूज करेंगे चार ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, और वो चार ट्राइंगल्स में ये चारों साइड्स होंगी जो आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, ये चारों साइड्स उन चारों ट्राइंगल में होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ट्राइंगल हम यूज करेंगे। एक तो आपके जो ADE ट्राइंगल है ऊपर वाली, इसमें दो हाइट दी हुई है, तो हम दोनों हाइट्स को लेके और दो बार इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाकी दो ट्राइंगल्स हैं उसमें क्या ध्यान रखेंगे, वो दोनों ट्राइंगल लेंगे जिसमें DE कॉमन बेस होगा, DE कॉमन बेस होगा। तो कॉमन बेस वाली ट्राइंगल कौन सी है, एक तो DBE, यहाँ पे देखो, एक आपका DEC, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। और जो ऊपर वाले आपके ट्राइंगल है ADE, ये ADE, इसका एरिया हम
फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जो ऊपर वाली जो ट्राइंगल है वो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो मैं अगर ये EM परपेंडिकुलर हाइट लूंगा तो बेटा EM परपेंडिकुलर हाइट वाली दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे यूज करूंगा। तो EM परपेंडिकुलर हाइट वाली ट्राइंगल में एक तो AD ट्राइंगल है जिसमें बेस आपका AD रहेगा, और अगर ये EM हाइट इस BDE ट्राइंगल की लूंगा तो बेस आपका रहेगा BD और हाइट आपका रहेगा ME, बिकॉज यू नो कि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होती है भाई, जो BDE है ये तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसकी जो हाइट होगी ये इस ट्राइंगल के बाहर लाई करेगी। तो इसलिए यहाँ पे नीचे मैं लिखूंगा ट्राइंगल BDE। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, अगर मैं इसकी हाइट ME लेता हूँ यहाँ पे तो इसका बेस होगा AD और इसकी हाइट क्या होगी ME। सिमिलरली जो नीचे वाली जो ट्राइंगल है इसका भी आपका बेस क्या होगा, बेस आपका होगा ये DB या BD, ठीक है। तो BD इंटू हाइट आपकी सेम रहेगी ME ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ME से ME कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कटेगा, ये कितना आएगा यहाँ से AD डिवाइडेड बाई BD। आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका आया ना यहाँ पे आपको प्रूव करना उसकी लेफ्ट साइड आ चुकी है। सिमिलरली हम वो दो ट्राइंगल लेंगे जो बाकी की दो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया भी फाइंड आउट करेंगे और वहां से आपका राइट हैंड साइड आ जाएगी ये वाली AE/EC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर आपके सेम ट्राइंगल रहेगी ADE, ठीक है। नीचे वाली जो ट्राइंगल है मैंने दूसरी ट्राइंगल आपको कौन सी बताई है, ये इस साइड वाली ट्राइंगल जिसकी कॉमन साइड DE होगी, तो DEC साइड लेंगे, यहाँ पे DEC ट्राइंगल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका ट्राइंगल DEC। इनका भी एरिया का फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट बच्चों यहाँ पे हाइट अब की बार DN ले रहे हैं हम, तो हाइट DN लेंगे तो बेस इसका AE होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाफ इंटू DN इंटू AE डिवाइडेड बाई हाफ इंटू DN इंटू, अब देखो इस ट्राइंगल का बेस आपका EC होगा, बेस का होगा EC। तो DN से DN कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, आपका जो बचेगा यहाँ पे क्या आएगा AE/EC। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल प्रूव करना, जो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में आया ना इसको हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए अगर इन दोनों इक्वेशंस की 1 और 2 की लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए तो आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अब लेफ्ट साइड में देखो बेटा न्यूमरेटर तो आपका सेम है भाई, AD ट्राइंगल यहाँ है, AD ट्राइंगल यहाँ है, तो सेम ट्राइंगल का एरिया तो बराबर होगा, बट डिनोमिनेटर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपका BD ट्राइंगल है, यहाँ पे आपका DEC ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो BD ट्राइंगल है और DEC ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो ध्यान से, BDE ट्राइंगल ये ट्राइंगल है और DEC ट्राइंगल ये ट्राइंगल है। बट एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया बराबर होता है। तो यहाँ पे हम सीधा ये लिख देंगे, यहाँ पे सीधी ये लाइन लिखेंगे, आप देखो कि जो एरिया है आपका कौन से ट्राइंगल का, BDE का, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, दोनों बराबर होंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये रीजन लिख देंगे बस आप, इससे सब कुछ क्लियर हो गया आपका, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स का सेम बेस है और वो भी पैरेलल लाइंस के बीच में, इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अब अगर बराबर होगा तो जो आपकी इक्वेशन 1 और 2 है वो क्या बन जाएंगे आपकी, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल जो यहाँ पे आपका है क्या DEC, ठीक है, DEC, ये दोनों बराबर हो गए। अगर बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 की LHS इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से कि AD डिवाइडेड बाय DB
इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई EC, और यही आपको प्रूव करना है। देखो यही तो आपको प्रूव करना है कि कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं आपकी, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशियो बराबर होगा। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बेटा ये हो गया आपका बीपीटी थ्योरम, जिसके दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। जो मेथड आपको इजी लगे, जो मेथड आपको समझ में आ गया, उस मेथड का यूज करके आप इसका प्रूफ करेंगे। ये 100% है कि आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इतने इजी तरीके से मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन कोई कर सकता है, या फिर इससे इजी कोई मेथड इसका हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप बीपीटी को कर लेंगे। चलो जी, ये होगा अपना बीपीटी का प्रूफ। अब हम यहाँ पे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है जी, चलो जी, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले तो आपको ना यहाँ पे समझने की जरूरत है कि CSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम डिफरेंस क्या है इन सभी का। तो बेटा CSA का तो देखो आप ये समझ लो कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना सभी में, सभी शेप में, उसको हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप सभी ने वैसे क्लास 9 में पढ़ा हुआ है ये कि CSA क्या होगा और आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो शेप है, बेसिक शेप्स, इनका CSA क्या होगा। और क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा सिलेंडर, कोन और स्फीयर है, तो ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। देखो ये कोनिकल शेप है, तो इसका जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया, और जो फ्लैट सरफेस है इसके नीचे वाला पार्ट देखो, ये वाला जो सरफेस है, जो हमें नीचे से अगर देखेंगे तो ऐसा सर्कुलर दिखेगा, तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। बट ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा इसका पोर्शन कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है। और नीचे वाला सरफेस देखो, साइड से अगर देखते हो तो ये फ्लैट सरफेस है, नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है ये फ्लैट सरफेस है। अभी देखो आप, इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया में ऐड नहीं करेंगे। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया हम ऐड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल ऐड दिस सर्कुलर पार्ट, दिस सर्कुलर एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट टू कर्व सरफेस एरिया। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो कौन आता है आपका। फिर उसके बाद अगर हम सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर आपका इस तरीके का होता है, देख लो। सिलेंडर में बेटा आपका जो कर्व्ड पोर्शन है वो ये है, जो आप अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपका कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड पोर्शन है CSA। और फ्लैट सरफेस कौन सा होगा, ये इसके जो टॉप बॉटम सरफेस है दोनों, ये आपके CSA में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, बिकॉज ये फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस CSA में इंक्लूड नहीं करते हम लोग। अब देखो जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम, तो यहाँ पे इसका CSA आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बोथ द बेसिस। इस तरीके से आपको इसका CSA और जो टोटल सरफेस एरिया उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। सिमिलरली आपका स्फीयर होता है, स्फीयर भी बेटा आपका एक बॉल होती है, जैसे फुटबॉल होता है ना, यहाँ पे आपको रोटेटिंग दिख रहा होगा, ये किस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सर्कल और स्फीयर में यही डिफरेंस होता है। सर्कल एक 2D शेप है, स्फीयर आपका 3D शेप है। अब इसका सर्कल सॉरी इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। 4πr² क्यों होता है, अगर आप एक सेम रेडियस का सर्कल लेते हो, देखो अभी समझाता हूं मैं आपको। मान लो ये एक सर्कल है और इसकी रेडियस आपके पास r है, और ऐसे ऐसे 4 सर्कल है बेटा आप लोगों के पास में, ऐसे ऐसे 4 सर्कल है सेम रेडियस के, मान लेना। ठीक है, और एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस भी आपकी कितनी है, r। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस भी r है। तो ये जो सर्कल है, यहाँ पे अगर आप एक थ्रेड इस तरीके से अरेंज करते हो कि इसको फुल्ली कवर कर ले, बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना रहे,
और इस तरीके से इन चारों सर्कल्स को अगर एक थ्रेड से कवर करते हो तो बेटा जितना थ्रेड इन चारों पे लगेगा उतना थ्रेड एक अकेले इस स्फीयर के ऊपर लग जाएगा इस कंप्लीट स्फीयर को कवर करने के लिए। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई आर स्क्वायर, इसलिए टोटल सरफेस एरिया जो इसका स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैंने आपको बता दिया एक बार कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। तो इसके बाद में देख लो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऊपर वाला ये वाला पोर्शन होता है आपका सी एस ए, और जो बॉटम सरफेस है ये आपका फ्लैट सरफेस होता है। सो वी विल नॉट इंक्लूड दिस एरिया इन द कर्व सरफेस एरिया। ओके, फिर उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि सरफेस एरिया में जो आपका येलो कलर यहाँ पे करा हुआ है दिस इज योर सरफेस कर्व सरफेस एरिया, और जो ये आपका दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर में दिस इज योर फ्लैट बेस। तो फ्लैट वाला सरफेस आपका टोटल सरफेस एरिया में ऐड होगा, ना कि कर्व सरफेस एरिया में। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं आपके लिए, टेबल बनाई है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आपका यहाँ पे जो मेन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है उसमें ये ज़्यादा यूज होते हैं, जो नीचे वाले आपके 3-4 शेप्स हैं, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का आपका सी एस होता है 2 पाई आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर एच में हम 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, देन टेकिंग 2 पाई आर कॉमन, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है फिर। ठीक है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। उसके बाद में वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर एच होती है, और इसी का 1/3 वॉल्यूम होता है कोन का वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेंगे, ये याद करने जरूरी है बेटा, आपको फॉर्मूले सभी को पता होना चाहिए। देन सिमिलरली आपका जो स्लैंट हाइट है दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कई बार हमें कोन के केस में रेडियस और हाइट दे दी जाएगी, और अगर आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, तो आपको एल की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो एल फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला बना कैसे है, आप देखेंगे कि हर एक जो राइट सर्कुलर कोन है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल भैया आपकी स्लैंट हाइट होती है, तो यू कैन फाइंड आउट स्लैंट हाइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। चलो जब हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, आज हम इसके सारे क्वेश्चंस करके उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। बेटा डेली आप प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के आप लोग सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखो जी पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग गिवन डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर बेस। अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर आपका जो सर्कल होता है उसका कंप्लीट एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास होते हुए इस सर्कल को दोनों पॉइंट पे टच करे। ठीक है, 2 पॉइंट पे टच करे, तो ये डायमीटर होगा, और रेडियस इसकी हाफ होती है, हाफ रेडियस होती है। तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है इसमें आप खुद से करेंगे, क्योंकि डायमीटर का हाफ करके आपको रेडियस लिखनी है। देन राइट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। देखो कोई भी सॉलिड है ना, जो आपका कोई भी सॉलिड है 3D शेप, 3D शेप का वॉल्यूम इज गिवन बाय एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ दैट शेप। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ पे अगर सिलेंडर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है, और हाइट अगर h है तो पाई आर स्क्वायर h विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसी फॉर्मूले से आपकी बाकी शेप्स का भी, आप प्रिज्म हो या फिर पिरामिड हो, उनका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी 3D शेप है दिस मस्ट बी रेगुलर शेप, मतलब इसका जो टॉप और बॉटम सरफेस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है जी, इसीलिए जो आपका कोन है उसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 1 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर कोई रेगुलर शेप है तो उसका एरिया आप उसकी वॉल्यूम आप इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ दैट शेप। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इज 16 एंड बी इज 24, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ए टू बी। तो ए बाई बी का आपको फाइंड आउट करना, दोनों के रेडियस 16/24 है, तो 2/3 आ जाएगा, 2/3, 8 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। देन शेप ऑफ एन आइसक्रीम कोन। तो आइसक्रीम कोन देखो नीचे से आपका कोनिकल शेप होती है, और ऊपर हेमिस्फीयर टाइप की एक जो आधा स्फीयर वहां पे आइसक्रीम रखी होती है, तो हेमिस्फीयर प्लस कोनिकल शेप होती है इसकी। इफ आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर देन सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय, अभी हमने देखा था कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देन इफ अ सिलेंडर इज कवर्ड बाय 2 हेमिस्फीयर शेप्ड लिड ऑफ इक्वल शेप, बोल रखा है कि अगर एक सिलेंडर है आपके पास
और उस सिलेंडर के दोनों तरफ एक हेमिस्फेरिकल लिड इस तरीके की रखी है, तो बताओ इस कंप्लीट का सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो बेटा यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2πRH प्लस जो आपका हेमिस्फीयर है दोनों उसके 2πr², नीचे वाला हेमिस्फीयर का भी 2πr², तो ये 4πr² हो जाएगा। इसका मतलब 2πRH प्लस 4πr² इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. देखो क्या बोला है कि टेंट की जो शेप है वो कैसी है, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। तो एक सिलेंडर है नीचे और ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम इसको, इस तरीके की शेप है बेटा इसकी, नीचे सिलिंड्रिकल शेप है और इसके ऊपर आपकी कॉनिकल माउंटिंग है। बोला है कि इस तरीके के आपका एक टेंट है इस शेप का, सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर हाई, ये जो इसकी हाइट है दिस इज 2.1 मीटर, एंड conical part has slant height 2.8 मीटर, both parts have same radius 2 मीटर, ये भी आपकी 2 मीटर। देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट। तो जो कैनवास लगा है मतलब जो कपड़े से आपका टेंट बना है ये सारा, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है नीचे एक कोनिकल पार्ट है, तो दोनों का CS से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ कैनवास टू मेक द टेंट इज इक्वल्स टू देखो CSA ऑफ दिस सिलेंडर कितना होगा आपका 2πRH प्लस जो ऊपर आपका कोनिकल पार्ट है, ये कोनिकल पार्ट ऊपर का, इसका CSA क्या होता है πRL। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन है, सो हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा 2 इंटू पाई 22/7, आर आपका 2 है और हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.1, तो यहाँ पे मैं 21/10 लिख दूंगा इसको, प्लस पाई आर एल है ये, तो पाई की जगह सेम आपका 22/7, रेडियस इज 2 और आपकी जो एल है दिस इज 2.8 मतलब 28/10। इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 7 3 21 और आपका यहाँ पे आएगा 7 4 28। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 10 को एज इट इज रहने देंगे हम, क्योंकि लास्ट में डेसिमल प्लेस कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ेगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 और 88 इंटू 3 आपका हो जाएगा बेटा ये 264। तो 264/10 प्लस आपका होगा 22 इंटू 2 44 और 44 इंटू 4 ये आएगा 176/10। 10 हटा के ऊपर क्या आएगा आपका 26.4 प्लस 17.6, इसको जब ऐड करोगे तो ये आएगा 27 और 27 प्लस 17 आपका आ जाएगा बेटा 44। तो 44 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका स्क्वायर हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है, तो मीटर स्क्वायर इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका CSA कितना आ जाएगा 44 स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो आप, a heap of rice is in the form of a cone of base diameter 24 meter. तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ एक बार। देखो ढेर, जब आप ऊपर से मान लो यहाँ से कोई भी जैसे मिट्टी डालते हो या फिर कोई भी ग्रेन यहाँ पे अगर अनाज डालते हो, तो वो जो ढेर बनता है ना वो इस शेप का बनता है। आप देखा होगा, आपने देखा होगा कि इस तरीके की आपकी शेप बनती है, ठीक है। नीचे मतलब यहाँ से फैलता जाता है, नीचे से फैलता जाता है, ऊपर से अगर गिरता है तो यहाँ पे एक कोनिकल शेप बन जाती है। तो बोला है कि एक चावल का ढेर है कोनिकल शेप जिसका बेस डायमीटर 24 है, मतलब आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर, तो रेडियस हो गया आपकी 12 मीटर। और जो हाइट है बेटा, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, इसकी वॉल्यूम बताने की यहाँ पे कितना चावल है। हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, और फिर उसके बाद बताना है कि इसका CSA कितना होगा। तो
वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, सॉरी वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस आपकी 12 है और हाइट गिवन है बेटा आपकी ऑलरेडी 35/10। अगेन हम यहाँ पे डेसिमल को हटा के नीचे 10 रख देंगे, तो 7 5s आर 35, अब 3 4 जा 12। अब देखो ये जो है ना 10 कंप्लीटली यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 5 1 सर 5, 5 2 जा 10, और फिर 2 को हम यहाँ पे जब 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, तो देखते कितना बचेगा। ऊपर आपका 22 बचा, एक यहाँ पे 2 बचा है, इंटू 12 ये बचा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, तो आपका आएगा 22 इंटू 2 44, और 44 इंटू 12 440, ये आएगा 528, 520 यही आएगा, देख लेना आप एक बार। तो क्यूबिक मीटर 528 मीटर क्यूब आपकी इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। अब कैनवास क्लॉथ का क्या मतलब है कि इसका CSA फाइंड आउट करना आपको, इसका CSA फाइंड आउट करना है। तो बेटा CSA इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला पाई आर एल। अब आपको यहाँ पे एल फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको इसका एल फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो CSA, चलो जी पहले हम एल फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। तो एल का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आएगा आपका अंडर रूट रेडियस स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे 12 है, प्लस हाइट आपकी कितनी है 3.5, तो ये आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर आपका होता है बेटा 144, और प्लस 3.5, 3.5 का आपका मतलब 35 का स्क्वायर होता है 1225, और डेसिमल आ जाएगा आपका 2 डिजिट के बाद में, और इसको में जब ऐड करोगे तो 156 हो जाएगा यहाँ पे, और 156.25 आएगा। अब 156.25 तो 25 होता है 625, तो इसका हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एल की वैल्यू आ जाएगी 125, कितना आएगी 125, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल बच जाएगा, तो एल की वैल्यू आ गई 12.5। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट इट्स CSA। CSA इक्वल्स टू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 12, इंटू एल कितना है 12.5। 12.5 जो आपका है 12.5 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं होगा 7 से डिविजिबल। तो यहाँ पे अगर 7 से डिविजिबल नहीं तो बेटा आप यहाँ पे पाई की जगह क्या ले लेंगे, पाई की जगह आप यहाँ पे 3.14 ले लेंगे हम। जब कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो फिर फायदा क्या है 22/7 लेने का, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 37.68 इंटू 12.5, और इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, है ना, ये आ जाएगा 471 मीटर स्क्वायर मीटर, ये इसका CSA आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब आपको क्या करना है, फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए और यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालना है, बस एकदम सिंपल सा काम है। स्कोरिंग पार्ट आप इसको भी बोल सकते हो, अगर आपने विजुअलाइज कर ली सारी शेप्स को विजुअलाइज कर लिया, क्वेश्चन को अगर समझ लिया कि क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस क्वेश्चन, यू कैन इजीली सोल्व दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे अपने पास, उसके बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of same radius। तो यहाँ पे देखो अगेन जो आपका है डायग्राम कैसा बनेगा, सोलिड टॉय है जो कि किस शेप का है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। तो एक नीचे आपका हेमिस्फीयर इस तरीके का है, तो हेमिस्फीयर बना लेते हैं हम यहाँ पे, और इसके ऊपर एक कोनिकल शेप है इसके ऊपर, जो बोला ना सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस, तो इसकी दोनों की रेडियस कितनी है स्मॉल r। हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी हुई है आपको कितनी 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द बेस मतलब इसकी जो r है दिस इज इक्वल्स टू r, हम यहाँ लिख लेते हैं r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो वॉल्यूम बेटा दोनों की वॉल्यूम ऐड कर देंगे हम निकाल के, देखो कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ आपको।
ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। देखो वैसे ही जो आपने ऊपर वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है, यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस आपका जो कोन है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच यहाँ पे कॉमन ले सकते हो बेटा आप लोग, कॉमन कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर आपका बचेगा 2r और यहाँ से बचेगा h, है ना। ये 1/पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये 1/3, यहाँ 2 बच जाएगा आपका, तो ये आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करो सारी। इसको यहाँ कर रहे हैं 1/3 इंटू रेडियस के, आपकी रेडियस 7 है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। 7 इंटू 7, अंदर क्या बचेगा 2 इंटू रेडियस 7 है, सॉरी प्लस आपके हाइट 10 है, 7 से 7 कट जाएगा और ये आपका आएगा 22 इंटू 7 150 4/3 और इंटू यहाँ पे 14 प्लस 10 24, तो 154 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 24, तो 3 8 से 24 कटेगा ये। अब 154 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 154 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 3 और ये 12, तो 1232, और ये मीटर में है क्या, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस, सॉरी वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है तो बेटा क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट में आएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में आएगी। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। मतलब इसके बाहर का सारा जो एरिया आपको दिख रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है, बाहर का तो ये पार्ट दिख रहा है, इसका सी एस से होगा, और जो आपका हेमिस्फीयर इसका सी एस से होगा। तो जो आपका एरिया आएगा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपका। भाई ऊपर जो आपका है ये कॉनिकल पार्ट उसका पाई आर एल, और जो नीचे हेमिस्फीयर इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या गिवन है, आपको यहाँ पे एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल क्या आएगा आर स्क्वायर मतलब 49, और जो आपका 10 स्क्वायर उसका 100, तो अंडर रूट 149। यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि अंडर रूट 149 को आप क्या यूज करेंगे 12.2, तो मतलब एल की वैल्यू आ चुकी है आपकी 12.2 सेंटीमीटर। पुट ऑल द वैल्यूज, 22 की वैल्यू आपकी है कितनी 22/7, पाई की वैल्यू r इज 7 और ये आपका 12.2 है, ये कैंसिल आउट, तो बेटा आपका आएगा प्लस 2 इंटू 22/7 और रेडियस की जगह आप 7 इंटू 7, तो ये कट जाएगा आपका, कितना आएगा देखो 22 इंटू 12.2, तो बेटा आएगा 22 इंटू 44, फिर आएगा 8 और 22 4 26, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 22 इंटू 7 154, तो 308 आ जाएगा, 308। 308 में ये ऐड कर देंगे हम, 308 में कितना 268.4, तो 4 और यहाँ पे 6 7 और 5, ठीक है जी, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के लिए आपके पास बहुत टाइम रहेगा, अगर आपके पास आपको सही मेथड प्रोसेस आप यूज करते हो तो आपके पास कैलकुलेशन का काफी सारा टाइम बचेगा, यू कैन कवर इजीली, ओके, यू कैन कवर होल पेपर वेरी इजीली। सो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे आपका जो शेप बनेगी वो कैसी शेप है देखो, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ओके, तो यहाँ भी सेम वैसे ही बनेगा शेप जो आपने ऊपर देखी है, इसके ऊपर एक कॉनिकल शेप बना हुआ है, ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन खड़ा है, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस इनकी यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर है दोनों की, एंड हाइट ऑफ कोन बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस। ओके, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिया हमने, पेपर में आप बना सकते हो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं वैसे। तो जो ऊपर आपकी रेडियस है कोन की हाइट ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर ही है, ऐसा बनेगा।
तो बेटा यहाँ पे अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 ही होगा, है ना, ये भी आपकी 1 ही होगा, मतलब रेडियस तो हेमिस्फीयर में हर जगह सेम ही होगी ना, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं पे भी लो आप, क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप होती है स्फीयर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। क्या पूछा है अब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार 2 नंबर में। तो इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या आएगी आपकी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर क्यूब प्लस आपका जो कोन है, कोन इसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच भी इसकी आर के बराबर है, तो कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। ऐड करेंगे तो बेटा पाई आर क्यूब आ जाएगा ये भाई। यहाँ पे एक बार आप कॉमन ले लो, चलो आपको डाउट हो रहा है तो पाई आर क्यूब कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2/3, यहाँ से 1/3, तो आ जाएगा पाई आर क्यूब इंटू 3/3, कट जाएगा 3 से 3, पाई आर क्यूब आ जाएगा आंसर, पाई आर क्यूब। दिस इज योर वॉल्यूम। ठीक है जी। फिर ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। देख लेंगे यहाँ पे कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अच्छा यहाँ पे क्यूब दे दिया बेटा यहाँ पे, तो अगर मान लो क्यूब आपका इस तरीके का होगा, तो इस क्यूब के जो टॉप सरफेस है ना, ये यहाँ से एक ऐसा, एक मतलब इस तरीके का, अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊं तो ऐसा बनेगा ये सर्कल। ठीक है, ये कार्विंग बाहर निकाल ली, इतनी 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 कार्विंग बाहर निकाल ली है। तो बोला है डायमीटर वन ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, सॉरी एज ऑफ द क्यूब। तो ये डायमीटर इसका है, ये इसके एज, मतलब चारों साइड से यहाँ पे जगह नहीं बची है, चारों साइड में टच कर रहा है बीच में, तो ठीक है। देन डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सिंपल सी बात है, ये क्यूब का वॉल्यूम में से इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया कई बार पूछ, अच्छा सरफेस एरिया पूछा, सरफेस एरिया पूछा बेटा, तो सरफेस एरिया में आप वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, करना आपको खुद को है। आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 6a², मतलब इस क्यूब का सरफेस एरिया टोटल। अब माइनस, माइनस क्या निकाल लिया, माइनस देखो ऊपर वाला जो सरफेस है ना ये, अच्छा चलो आप यहाँ पे 5 ऐड करो एक बार, भाई 5 जो सरफेस है इस क्यूब की वो तो एज इट इज है, ठीक है। फिर जो ऊपर वाला जो सरफेस है, जो a² था, इस a² में से कुछ बाहर निकाल लिया, कौन सा पार्ट, ये पाई आर स्क्वायर शेप का, सर्कुलर शेप का पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे r है इसका हाफ ऑफ द एज, मतलब डायमीटर इसका है ना इसके एज के बराबर, तो देख लेना। और इसमें बेटा एक और जो आपका ये कर्ड पोर्शन, इस हेमिस्फीयर शेप बाहर निकली है, तो यहाँ पे एक और सरफेस भी तो बन गया होगा हेमिस्फीयर, तो उसका हेमिस्फीयर का एरिया भी ऐड कर देंगे। तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 2πr²। तो ये आप जब फाइंड आउट कर लेंगे, सो दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ओके, दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका डे 5 का आपका टॉपिक सरफेस एरिया। अब आप ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, यू विल ट्राई दीज क्वेश्चंस, और कल मैं आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं और कुछ क्वेश्चन आपके बाहर से लिए मैंने, जो कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स भी मेंशन कर दी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कितने नंबर में आएगा। ठीक है, फिर कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का। देख लो बेटा, इसका सभी का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। टेक केयर स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।